नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नेक्स्ट जेन कॉमर्स एकेडमी। यहाँ हम डेटा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं ताकि आप छोटे आंकड़ों से बड़े फैसले लेना सीख सकें। वेलकम टू नेक्स्ट जेन कॉमर्स एकेडमी वेयर डेटा टर्न्स इनटू डिसीजंस। और आखिर में चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, डेटा का सफर आंकड़ों से बड़े फैसलों तक। सोचिए, एक कंपनी है जो दावा करती है कि उनका नया एलईडी बल्ब पूरे 2000 घंटे चलता है। लेकिन जब हम मान लीजिए 100 बल्बों का एक सैंपल टेस्ट करते हैं तो उनका औसत सिर्फ 1950 घंटे निकलता है। तो क्या कंपनी झूठ बोल रही है, या ये जो 50 घंटे का फर्क है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? हाँ, आज हम इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में उतरेंगे और हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। मतलब कच्चे आंकड़ों से लेकर एक ऐसी मजबूत जानकारी तक जिसके आधार पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है डेटा और सूचना। हम इन्हें अक्सर एक ही मान लेते हैं, पर इनमें शायद कोई फर्क है। हाँ, और ये फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, डेटा तो बस कच्चे तथ्य हैं, बिखरी हुई चीजें। जैसे मैं आपको 5 छात्रों के अंक बताऊं, 85, 90, 78, 92, 88। अब ये सिर्फ संख्याएं हैं, इनमें अपने आप में कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, ये बस नंबर्स हैं। तो फिर ये सूचना या इंफॉर्मेशन कब बनते हैं? जब हम इन नंबर्स को प्रोसेस करते हैं, उन्हें एक संदर्भ देते हैं। जैसे अगर मैं इन्हीं अंकों का औसत निकालकर कहूं, इन छात्रों का औसत अंक 86.6 है, जो क्लास के औसत 70 से कहीं ज्यादा है। अच्छा। और ये एक मजबूत अकादमिक प्रदर्शन को दर्शाता है। तो अब ये सूचना बन गई। मतलब अब इसमें एक अर्थ है, ये हमें कुछ बता रहा है। बिल्कुल, सूचना व्यवस्थित होती है, उसमें एक मतलब होता है और वो हमें कोई फैसला लेने में मदद करती है। अच्छा, तो डेटा कच्चा माल है और सूचना उससे बना फाइनल प्रोडक्ट। तो फिर इस कच्चे माल यानी डेटा के भी अलग अलग प्रकार होते होंगे। हाँ, और इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम सही तरीके से इनका विश्लेषण कर सकें। एक मुख्य तरीका है डेटा को उसकी प्रकृति के आधार पर बांटना, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। गुणात्मक और मात्रात्मक सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं। इन्हें समझना बहुत आसान है। गुणात्मक डाटा वो है जो किसी गुण या विशेषता को बताता है, जिसे आप सीधे सीधे नंबरों में नहीं माप सकते। जैसे किसी की आंखों का रंग, काला, भूरा, नीला, या फिर ग्राहक संतुष्टि का स्तर, खुश, नाखुश, ठीक ठाक। ये सब श्रेणियां हैं, संख्याएं नहीं। और मात्रात्मक मतलब जैसे गिना या मापा जा सके, जैसे एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल है, आपका फोन नंबर वो मात्रात्मक डाटा है या गुणात्मक? उसमें तो नंबर होते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे फोन नंबर में तो नंबर हैं, तो ये मात्रात्मक होना चाहिए। यही वो बारीकी है जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। मात्रात्मक डाटा वो होता है जिस पर गणितीय प्रक्रियाएं जैसे जोड़ना या औसत निकालना करने का कोई मतलब हो। अच्छा। क्या आप अपने और मेरे फोन नंबर का औसत निकालेंगे? उसका कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए फोन नंबर, पिन कोड या जर्सी नंबर, ये सब दिखने में तो नंबर है, पर असल में ये गुणात्मक डेटा है। ये सिर्फ एक लेबल या पहचान है। अरे वाह, ये तो एक बेहतरीन पॉइंट है। तो असली मात्रात्मक डेटा वो है जिस पर गणित काम करे, जैसे किसी का वजन या किसी कंपनी की बिक्री। बिल्कुल। और इस असली मात्रात्मक डेटा के भी 2 उप प्रकार हैं। पहला है विच्छिन्न यानी डिस्क्रीट, जो सिर्फ पूरी संख्या हो सकती है। जैसे एक परिवार में बच्चों की संख्या 2 या 3 हो सकती है, 2.5 नहीं। ठीक है। और दूसरा है सतत यानी कंटिन्यूअस, जो एक रेंज में कोई भी मान ले सकता है, दशमलव में भी। जैसे किसी का वजन 65.7 किलो हो सकता है। ये वर्गीकरण तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये डेटा आता कहां से है? मतलब इसे इकट्ठा करने के स्रोत भी तो अलग अलग होंगे। हाँ, और ये व्यावसायिक निर्णयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 मुख्य रास्ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो है जिसे आप पहली बार बिल्कुल नए सिरे से खास अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं। जैसे बाजार में जाकर सर्वे करना या ग्राहकों के इंटरव्यू लेना। हाँ, या फैक्ट्री में मशीनों के प्रदर्शन को खुद रिकॉर्ड करना। तो ये सबसे ताज़ा और भरोसेमंद डेटा हुआ, क्योंकि इसे हमने खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से इकट्ठा किया है। सही कहा, ये बहुत विश्वसनीय होता है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है।
इसमें समय, पैसा और मेहनत तीनों बहुत ज्यादा लगते हैं। इसी वजह से कई कंपनियां दूसरे रास्ते यानी सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, और वो क्या है? ये वो डेटा है जो पहले से ही किसी और ने किसी और काम के लिए इकट्ठा किया हुआ है और हम उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे? सरकार के जनगणना के आंकड़े या आरबीआई का मुद्रास्फीति का डेटा। बिल्कुल, ये सस्ता और बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसमें एक जोखिम भी है। क्या? हमें नहीं पता कि उसे कितनी सटीकता से इकट्ठा किया गया था। यहाँ पर असली हुनर सिर्फ डेटा इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि सस्ते में मिलने वाले सेकेंडरी डेटा का रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने में है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक कॉफी शॉप की चेन अपनी नई ब्रांच खोलना चाहती है। वे हर संभावित लोकेशन पर महंगे सर्वे करवा सकते हैं। ये हुआ प्राइमरी डेटा का रास्ता। ठीक है। लेकिन एक होशियार मैनेजर क्या करेगा? वो नगर पालिका से मुफ्त में मिलने वाला ट्रैफिक का डेटा, उस इलाके में मौजूद दूसरे बिजनेस का डेटा और ऑनलाइन उपलब्ध जनसांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण करेगा। ये सब सेकेंडरी डेटा है। और इस तरह वो लाखों रुपए बचाकर भी एक बहुत अच्छा फैसला ले सकता है। एकदम सही। ये तो कमाल है। तो सही डाटा चुनना ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। अब मान लीजिए हमारे पास डेटा आ गया, लेकिन अगर हमें उसी एलईडी बल्ब वाली समस्या को सुलझाना है तो कोई व्यवस्थित तरीका है, कोई रोड मैप, या हम बस अंदाजा लगाते हैं? नहीं, अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है जिसे सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रक्रिया कहते हैं। ये एक 8 स्टेप का प्रोसेस है, लेकिन चलिए हम इसके 3-4 सबसे जरूरी स्टेप्स पर ध्यान देते हैं और उन्हें हमारे बल्ब वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। पूरी लिस्ट तो याद करना मुश्किल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है समस्या का सही निर्धारण। यानी ये साफ करना कि हम जानना क्या चाहते हैं। हमारे केस में सवाल ये नहीं है कि बल्ब कितने घंटे चलता है। ज्यादा सटीक सवाल है, क्या हमारे 100 बल्बों के सैंपल से मिले 1950 घंटे के औसत जीवन काल के सबूत इतने मजबूत हैं कि हम कंपनी के 2000 घंटे के दावे को खारिज कर सकें? सही बात है। सही सवाल पूछना ही सबसे मुश्किल काम होता है। इसके बाद आता है डेटा संग्रहण। हमें यह तय करना होगा कि हम डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे। बल्ब वाले केस में यह प्राइमरी डाटा होगा। हमें खुद 100 बल्बों को जलाकर देखना होगा। और जब डेटा आ जाता है तब असली विश्लेषण शुरू होता होगा। हाँ, लेकिन विश्लेषण से ठीक पहले एक और जरूरी कदम है, डाटा का संपादन और सफाई। मान लीजिए डाटा एंट्री करते वक्त किसी ने एक बल्ब का जीवन काल 2000 के जगह 20,000 लिख दिया। एक जीरो ज्यादा। वो तो पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ देगा। बिल्कुल, ये एक छोटी सी गलती आपके पूरे औसत को बिगाड़ देगी। इसलिए डाटा को इस्तेमाल करने से पहले उसमें ऐसी गलतियों को ढूंढकर ठीक करना बहुत जरूरी है। एक मिनट, जब आप डाटा इकट्ठा करने की बात कर रही थीं, तो आपने सैंपल शब्द का इस्तेमाल किया। अगर हमें सबसे सटीक जवाब चाहिए, तो हम सिर्फ 100 बल्ब क्यों टेस्ट कर रहे हैं? कंपनी के बनाए हर एक बल्ब को क्यों नहीं टेस्ट कर लेते? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। पूरी आबादी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन कहते हैं, उसका अध्ययन करना, उसे जनगणना या सेंसस कहते हैं। सुनने में तो ये सबसे अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये अक्सर असंभव होता है। क्यों? सोचिए, एक बड़े शहर के 5 लाख वोटरों में से हर एक तक पहुंचना कितना समय, पैसा और मेहनत लगेगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर सैम्पलिंग यानी नमूना विधि काम आती है। इसमें हम पूरी आबादी का अध्ययन करने के बजाय उस आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा सावधानी से चुना गया समूह लेते हैं, जिसे सैंपल कहते हैं। हाँ, जिसे सैंपल कहते हैं। हम उस छोटे समूह का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर जो परिणाम आते हैं उन्हें पूरी आबादी पर लागू करते हैं। लेकिन ये तो थोड़ा जोखिम भरा लगता है। क्या हो अगर हमारी किस्मत खराब हो और हमें गलत सैंपल चुन लें? ये तो एक तरह से सिर्फ अंदाजा लगाना हुआ है ना? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। इसीलिए सैंपल चुनने के वैज्ञानिक तरीके बनाए गए हैं ताकि ये सिर्फ अंदाजा न रहे। मुख्य रूप से 2 तरह के तरीके हैं। पहला और सबसे अच्छा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? हाँ, इसमें आबादी की हर इकाई के चुने जाने की एक ज्ञात और बराबर संभावना होती है। ये निष्पक्ष होता है। जैसे लॉटरी निकालना,
हर टिकट के जीतने का बराबर मौका होता है। बिल्कुल। इसका सबसे सरल उदाहरण है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो एक लॉटरी की तरह ही है। लेकिन एक और बेहतर तरीका है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। वो कैसे काम करता है? इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई राजनीतिक पोल करने वाली एजेंसी सिर्फ अमीर इलाकों से लोगों का सैंपल ले, तो नतीजे गलत आएंगे। सही बात है। इसलिए वे पहले पूरी आबादी को अलग-अलग आय समूहों या उम्र के समूहों में बांटते हैं। इन्हें स्ट्रैटा कहते हैं। और फिर हर समूह से उसकी आबादी के अनुपात में सैंपल लेते हैं। अच्छा, तो ये सैंपल को और ज्यादा सटीक बनाने का तरीका है। और दूसरा प्रकार क्या था? दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें चयन वैज्ञानिक तरीके से नहीं, बल्कि शोधकर्ता के फैसले या सुविधा पर निर्भर करता है। ये कम भरोसेमंद है, लेकिन कभी-कभी बहुत उपयोगी होता है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल, बर्फ का गोला। हाँ, क्योंकि ये वैसे ही काम करता है। मान लीजिए आपको किसी ऐसी दुर्लभ बीमारी के मरीजों पर स्टडी करनी है जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप एक मरीज को ढूंढते हैं, उससे बात करते हैं और फिर उससे पूछते हैं क्या आप अपने जैसे और लोगों को जानते हैं। अच्छा। फिर आप उनके पास जाते हैं और उनसे आगे का रास्ता पूछते हैं। इस तरह आपका सैंपल एक छोटे बर्फ के गोले की तरह शुरू होता है और लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प तरीका है। ठीक है, सैम्पलिंग की बात समझ आ गई, पर मैं अब भी उस एलईडी बल्ब के बारे में सोच रहा हूँ। हमने 100 बल्बों का सैंपल लिया और नतीजा 1950 घंटे आया। तो ये जो 50 घंटे का अंतर है, ये असली है या सिर्फ हमारे सैंपल का एक इत्तेफाक? ये सब थियरी उस अंतर को समझने में हमारी मदद कैसे करती है? बहुत अच्छा सवाल। अब हम उन सब कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेंगे जिनके बारे में हमने बात की है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम एक बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना परीक्षण कहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये काम कैसे करता है? क्या ये कोई फॉर्मूला है? ये फॉर्मूले से ज्यादा सोचने का एक तरीका है। इसे एक अदालत की कार्यवाही की तरह समझिए। हाँ। अदालत में एक अभियुक्त होता है जिसे तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश न कर दिए जाएं। ठीक है, ये उपमा अच्छी है। सांख्यिकी में हम दो विपरीत परिकल्पनाएं या बयान बनाते हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम H0 कहते हैं। ये हमेशा निर्दोष वाली स्थिति होती है, यानी कोई अंतर नहीं है या कोई प्रभाव नहीं है। तो हमारे बल्ब वाले केस में ये क्या होगी? हमारे उदाहरण में नल हाइपोथेसिस होगी बल्ब का औसत जीवन काल 2000 घंटे ही है और जो 50 घंटे का अंतर दिख रहा है वो सिर्फ सैंपल का एक संयोग है। तो ये वो दावा है जिसे हम गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर दूसरा बयान क्या होगा? वो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या H1। ये नल हाइपोथेसिस का ठीक उल्टा होती है। ये कहती है कि अंतर है। यहाँ H1 होगी नहीं, बल्ब का औसत जीवन काल 2000 घंटे नहीं है। ये जो 50 घंटे का अंतर है ये वास्तविक है। वाह, तो इसमें भी गलती की गुंजाइश है, जैसे अदालत में हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे अदालत में गलती हो सकती है, यहाँ भी दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहली है टाइप 1 एरर, जो तब होती है जब हम एक सही नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब? अदालत की भाषा में ये एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने जैसा है। यानी बल्ब वाकई 2000 घंटे चलते हैं, लेकिन हमारा सैंपल इतना अजीब निकला कि हमने गलती से कंपनी के दावे को झूठा ठहरा दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ है। और दूसरी गलती? वो है टाइप 2 एरर। ये तब होती है जब हमें गलत नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेते हैं, यानी एक दोषी व्यक्ति को बरी करने जैसा। हमारे उदाहरण में इसका मतलब होगा कि बल्ब वाकई 2000 घंटे नहीं चलते, लेकिन हमारे सैंपल के सबूत इतने मजबूत नहीं थे कि हम कंपनी के झूठे दावे को पकड़ सकें। बिल्कुल। तो हम इन गलतियों के खतरे को कैसे नियंत्रित करते हैं? हम टाइप आई एरर यानी निर्दोष को दोषी ठहराने के खतरे को पहले से तय कर लेते हैं। इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा कहते हैं। ज्यादातर बिजनेस और विज्ञान में ये 5% पे सेट होता है। 5%? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम ये 5% जोखिम उठाने को तैयार हैं कि हम गलती से एक सही दावे को खारिज कर देंगे। अगर हमारे सैंपल से मिले परिणाम के सिर्फ संयोग से होने की संभावना इस 5% से भी कम होती है,
तब हम कहते हैं कि सबूत मजबूत है और हम नल हाइपोथेसिस को खारिज कर देते हैं। तो आज हमने डेटा की पूरी यात्रा को समझा, एक कच्ची संख्या से शुरू होकर उसे वर्गीकृत करने, एक व्यवस्थित जांच की योजना बनाने और आखिर में एक वैज्ञानिक तरीके से किसी दावे का परीक्षण करने तक। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही जरूरी विचार है जो हर किसी को डेटा देखते समय याद रखना चाहिए। वो क्या है? सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का कारण बनती है। और कारण के बीच के फर्क की बात कर रही हैं। मशहूर कहावत कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आइसक्रीम की बिक्री और शार्क के हमलों की संख्या। अगर आप डेटा देखें तो गर्मियों में ये दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं। इनमें बहुत मजबूत पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से शार्क के हमले होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना बेवकूफी होगी। असली कारण एक तीसरा छिपा हुआ कारक है, गर्म मौसम। अच्छा। गर्मी की वजह से ज्यादा लोग समुद्र तट पर जाते हैं और ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं। गर्मी ही दोनों घटनाओं का असली कारण है, वे एक दूसरे का कारण नहीं है। ये एक बेहतरीन अनुस्मारक है कि डेटा हमें शक्तिशाली जानकारी दे सकता है, लेकिन उसकी सही व्याख्या करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच बेहद जरूरी है।